वास्तु जो शब्द है वो वस धातु जो है संस्कृत में, वस यानी कि वसना मतलब रहना, इससे बना है, वस धातु से रहना। अभी सिर्फ रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको शास्त्र कहा, वास्तु शास्त्र मतलब रहने की कला। यहाँ हमने जो लाइफ डिज़ाइनिंग सेमिनार ऐसा इसको नाम दिया, इसका मतलब है डिज़ाइन करना है उसको, है ना। जैसा नॉर्मल कोई पिक्चर हम बनाते हैं, है ना, जैसे ड्राइंग क्लास चलती है, नॉर्मल पिक्चर बनाओ और फिर उसको कलर फिल करो, और कलर फिल करने के बाद जो हमको इंटरेस्ट आता है वो आप सबको पता है कि एकदम इंटरेस्टिंग हो जाता है वो, है ना। ज़रा उनको बात करके, तो वैसे अभी घर है, आपने सिर्फ घर बना दिया, कोई भी बिल्डिंग सिर्फ बना दी, हाँ, जब तक कलर नहीं करते सीमेंट कंक्रीट का कैसा हो जाता है, ग्रे कलर आपको पसंद नहीं, आ जाओ ना क्लास, आ जाओ क्लास कर लो, डिजाइनिंग सेमिनार। हाँ, लाइफ डिज़ाइनिंग का मतलब आप समझते हो कि लाइफ तो हम लोग जी रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके उसको इंटरेस्ट से और एकदम बढ़िया तरीके से कैसे जीना है, इसके लिए हमारे को ये सपोर्टिव है। ये जो क्रैश कोर्स है, समर कैंप है वास्तु ज्योतिष का, ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल आपका लाइफ चेंजिंग जैसा रहेगा। बिल्कुल आपको ये जो सेमिनार है ये क्या करेगा, हाँ, आपकी डायरेक्शन आपको पहुंचना वही है, लेकिन लिफ्ट के जैसा आपको स्पीड अप करेगा, सीधा सीधा, है ना। और आपको बढ़िया इंटरेस्ट है और अच्छे से विजन करके आप आपकी जो पर्सनैलिटी और डेवलप करके अभी घर में खुशी आए, अगर खुद मतलब पर्सनल एनर्जी अच्छी है, वास्तु की एनर्जी अच्छी है, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जेटिक है। हमारी ऊर्जा वास्तु पे अफेक्ट करती है और वास्तु की ऊर्जा हमारे ऊपर इफेक्ट करती है, इतना तो आप समझते हो, है ना, स्ट्रांगली। जैसा कहीं कहीं जाके बिल्कुल अच्छा मन लगता है और कहीं जाके मन ही नहीं लगता, ऐसा कभी कभी होता है ना, कहाँ से आए तो हेडेक हो जाता है, या कहाँ गए तो मन नहीं लगता, यहाँ से भागो भागो ऐसे मन करता है, और कहाँ गए तो ऐसे मन को प्रसन्नता लगती है। ऐसे कभी हुआ है क्या आपके साथ? या कहीं गाँव को घूम के आओ, कहीं आप बाहर गाँव जाते ना, और जब घर पे आते, जब कैसे रिलैक्स फील होता है ना कि चलो अपने घर पे आ गए, ऐसे लगता है ना। मतलब सबसे मेन हमारी ऊर्जा क्या है, वास्तु की ऊर्जा हमारे लिए एकदम इम्पॉर्टेंट काम करती है। जैसे ही घर पे आते हैं तो वो इतने दिन आपको महसूस नहीं हुई क्योंकि आप रोज़ वहाँ रह रहे थे, लेकिन जब आप थोड़ा गैप हो गया और फिर घर आए तो वो ऊर्जा का आपको एक्सपीरियंस हुआ कि ये ऊर्जा आपको क्या लगी कि एकदम, हाँ, पॉजिटिव लगी, हाँ, कि अब ये हमारे ऊपर हमारे बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला हमारा घर ही होता है। हाँ, वास्तु मतलब पूरी जैसे जगह होती है, ओपन जो स्पेस है आपकी, उसको जब आप क्लोज बाउंड्री करते उसको वास्तु कहा जाता है। क्लोज बाउंड्री मतलब जो हो गई, जिस प्लेस को, जिस एरिया को, वो हो गई है वास्तु। तो अभी इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका घर ही आएगा, है ना, आप जहाँ रहते हैं वो बिल्डिंग भी आएगी, उसके बाद जो अपार्टमेंट है किसी का तो वो भी आएगा, किसी का ऑफिस आएगा, किसी की फैक्ट्री आएगी, किसी का हॉस्पिटल है, कोई भी मतलब रेसिडेंशियल और कमर्शियल जो है वास्तु, लेकिन क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए। अभी आप बोलोगे खेत है, वो भी तो जगह है, प्लॉट है, वो ओपन है, उसको अगर तार फेंसिंग है तो उसको वास्तु नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ एक लैंड है, यूनिवर्स का एक हिस्सा है। जैसे अपनी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी भी तो एक लैंड ही है ना, लेकिन उसमें से हम थोड़ा सा हिस्सा हमारे लिए यूज़ कर रहे हैं, पर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट और निगेटिव रिजल्ट कब डिपॉजिट होंगे, जब आप उसको क्लोज्ड एरिया से बाउंड्री बनाओगे, बाउंड्री वॉल करोगे। अब भले ज़रूर नहीं कंपाउंड वॉल ही करोगे, किसी का फ्लैट है तो जो क्लोज्ड एरिया आपको मिला है, आपकी ऑक्यूपेंसी जितनी है, आप जितने उसके ओनर हो, उसका आपको क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा वास्तु का। तो मेन कैसा है वास्तु की पॉजिटिविटी, हाँ, ये उसको देना। तो वास्तु आप एक्सपीरियंस करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, है ना। हमारे आसपास सभी के घर होते हैं, कमर्शियल वास्तु होती है। हॉस्पिटल में जाने का मन करता क्या जल्दी आपका, और वहाँ से निकलने का एकदम फास्ट करता है, क्यों? क्योंकि वहाँ की ऊर्जा, है ना, हाँ। और कहीं भी जाओ आप, जब आते हो घर पे, हाथ पाँव धोते हो या नहाते हो तो फिर आपको फ्रेश लगता है। इसका मतलब वहाँ का जो ओरा था वो पीछे छूट गया, अब यहाँ का जो ओरा है उसमें आप एडजस्ट हो रहे हो, इसके लिए आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव होती है। पहले लोग घर के बाहर ही पाँव धोते थे और फिर अंदर आते थे, ऐसे नहीं कि शूज़ वगैरह जूते चप्पल लेके किचन में पहुँच गए, ऐसे नहीं होता था ना। तो इसके लिए वहाँ की घर की ऊर्जा इतनी पॉजिटिव होती थी, और मंदिर जो है लिमिटेड होते थे, सभी जगह कहीं भी कॉलोनी में मंदिर नहीं होते थे। जैसे छोटा गांव है तो वहाँ एक जगह मंदिर रहेगा सेंटर में, एक जगह रहेगा बाहर गांव के, फिर वो कौन से भगवान जी का है वो डिपेंड्स है, लेकिन
ऐसे होते थे लिमिटेड। फिर आप जहाँ मंदिर जाते थे तो वहाँ की ऊर्जा महसूस होती थी, फिर घर आते थे तो घर की ऊर्जा महसूस होती थी। अभी हम लोग क्या हो गया, इधर से उधर उधर से उधर घूमते रहते। तो जो 5 तत्व है हमारे, जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, है ना। देखो आप कहीं भी पानी के पास चले जाओ तो आपको अलग ऊर्जा महसूस होती है। भले आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन अब आप उसको सोचो कि जब भी आप कहीं ऐसे नदी के पास, समुद्र किनारे या कोई तालाब के पास गए होंगे तो आपको फीलिंग कैसी आई होगी। वो फीलिंग इज़ नथिंग बट एक्सपीरियंस, है ना। वहाँ की जो आवाज़ रहती है, कुछ साउंड्स वहाँ अलग चलते हैं ना, भले पानी के रहेंगे, हवा के रहेंगे, लेकिन वो आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना, तो एकदम आपको कैसा लगता है, फ्रेश। हाँ, और अगर बाई चांस वहाँ धूप निकले वाली रही, सुबह सुबह का वातावरण रहा, तो फिर आपको क्या होता है, 5 तत्व वहाँ मिलते। अग्नि तत्व सूर्य प्रकाश से मिला, पानी तत्व मतलब जल तत्व वहाँ पानी से मिल गया, हाँ, वायु तत्व वहाँ हवा बढ़िया चल रही है, हाँ, और कौन सा है, पृथ्वी तत्व। तो आप जहाँ खड़े हो ज़मीन पे आपको पृथ्वी तत्व मिल गया, और आकाश तत्व, क्योंकि वहाँ पूरा खुला है, ऐसे स्लैब डाल के वहाँ कोई पैक किया हुआ नहीं है, खुला है ना पूरा आकाश, तो इसलिए आपको आकाश तत्व मिला। तो इसलिए आप वहाँ जाके क्या हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो। समझ गए, ये 5 तत्व। अभी यही 5 तत्व हमको हमारे वास्तु में चाहिए, मतलब हमारे घर हो चाहे ऑफिस हो, यही 5 तत्व का बैलेंसिंग भी चाहिए, और ये 5 तत्व पूरे मिलने चाहिए। सीधा सीधा ये डेफिनेशन है फॉर प्रॉपर वास्तु एंड फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड वास्तु। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके घर में आपको हमेशा एकदम अच्छा एक्सपीरियंस हो, मन लगे सबका काम में, और छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ ना हो, मेजर तो होना ही नहीं चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है तो समझ लेना ये 5 तत्व क्या है, बैलेंस्ड है। और कहीं भी कुछ इम्बैलेंस हो रहा, किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, किसी का कुछ प्रोफेशनली उसको प्रॉब्लम जा रही है, तो समझ लेना ये 5 तत्व क्या है, इम्बैलेंस है। इसके लिए ये बैलेंसिंग होनी चाहिए। अब बैलेंसिंग कैसे होंगे, तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, है कि नहीं। आकाश तत्व यानी कि जो थोड़ा खुला होना चाहिए, ब्रह्म स्थान वगैरह जैसे सेंटर पॉइंट जो है थोड़ा खुला होना चाहिए। पहले ज़माने में चौक की सिस्टम थी, वाड़ा पद्धति थी, तो ब्रह्म स्थान खुला रहता था। अभी आजकल तो वो हमारे थोड़ा सा बस की बात नहीं है, तो वो हम थोड़ा बाद में देखते हैं कि उसको कैसा ओपन कर सकते हैं। हाँ, अभी डक्ट वगैरह बना सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट शीट लगा सकते हैं, डोम बना सकते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा बाद में लेते। उसके बाद एक जो है हमारा अग्नि तत्व है ना, यानी कि घर में रसोई सही जगह होनी चाहिए। अब घर में हमारे को सूरज भगवान को लाके तो रखना नहीं है, तो घर का अग्नि तत्व बोले तो क्या है, रसोई, है ना। जिस अन्न से रस निकले और जहाँ अच्छा ईश्वरीय तत्व हो, रसोई बोला उसको, है कि नहीं। तो अच्छे से वहाँ पे ईश्वरीय तत्व हो, इसके लिए उसको रसोई तो प्रॉपर जगह होनी चाहिए। तो ये अग्नि तत्व जो है ईशान्य या आग्नेय में प्रेफरेंस हमारे को दिया हुआ है ग्रंथों में, सभी में। पूर्वमुखी भोजन बनाना, मतलब जब भी खाना बनाते तो अपना मुख कहाँ होना चाहिए, पूर्व में। तो या तो ईशान्य में हो सकती है एकदम बढ़िया रसोई की जगह, या तो आग्नेय में हो सकती है। अभी वो दिशा भी हम लोग देखते हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कैसे उसको समझना है। तो पूर्वमुखी रसोई हमको ईशान्य आग्नेय में होनी चाहिए, तो अग्नि तत्व प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, जल तत्व। तो पानी कौन से पैटर्न में आता है घर में, बोरवेल कहाँ होनी चाहिए, प्रॉपर वो जगह होनी चाहिए। हाँ, जल तत्व वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, बोरिंग का। फिर उसके बाद हमारा टॉयलेट बाथरूम का जो आउटलेट है, पीने का जो पानी है, ये सब जो पानी हम लोग स्टोर करते हैं वो सब एकदम प्रॉपर जगह आना चाहिए। तो हमारा जल तत्व जो है बैलेंस है। अब कौन सा रहा, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व बोल तो हम घर कहाँ बना रहे हैं, ओपन स्पेस कहाँ छोड़ रहे हैं, बराबर है ना, या बालकनीज कहाँ हमने दी है, हाँ, और कुछ अप डाउन है क्या, स्लोप है, स्टेप्स कहाँ हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो ये सब पृथ्वी तत्व में आएगा। तो ये प्रॉपर होना चाहिए। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। और वायु तत्व यानी कि वेंटिलेशन, जैसा क्रॉस वेंटिलेशन भी बोलते हैं, और ऐसा भी वेंटिलेशन जो है मतलब नेचुरल एयर सर्कुलेशन घर में एकदम अच्छा होना चाहिए। घर में हवा आनी भी चाहिए, वो खेलती रहनी चाहिए। खेलती बोले तो पूरी जगह पे अच्छे से मिक्सअप होनी चाहिए और वापस से उसको बाहर निकलना चाहिए। इसके लिए हम क्रॉस वेंटिलेशन देते, समझ गए। तो ये सब 5 तत्व अगर बैलेंस रहे तो क्या हो जाएगा, घर में एकदम शुभ ऊर्जा एकदम अच्छे से रहेगी। अब हम थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ, अभी ये आप समझ गए कि 5 तत्वों का अगर बैलेंस रहा तो वास्तु बैलेंस रहेगी, और 5 तत्व का अगर इम्बैलेंस रहा तो वास्तु में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। अभी हम इसको थोड़ा वापस से इनिशियल से लेते। सबसे पहले वास्तु में देखना होता है दिशा। दिशा का सबसे ज़्यादा महत्व है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन जो है कंपास से देखी जाती है, आप लोगों को सबको पता है, होका यंत्र से दिशा देखी जाती है। तो नॉर्थ या उत्तर दिशा
एकदम ट्रू नॉर्थ होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल शिफ्ट या टिल्ट नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से जो डायग्राम है आपके इसमें बनाया हुआ है ये वाला, तो इस टाइप से जो नॉर्थ है एग्जैक्ट होनी चाहिए, हाँ, उसको शिफ्ट या टिल्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए ट्रू नॉर्थ। ओके, उसके बाद जो बाकी का जो डायरेक्शन आप लोग जनरली जो इस टाइप से डायरेक्शन बनाते हो, है ना, एक सेंटर पॉइंट लेते हो और बाकी डायरेक्शन क्या करते हो आप बनाते हो। कैसे बनाते हो? नॉर्थ ईस्ट, मेन 4 डायरेक्शंस हो गई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और उसके बाद जो कार्डिनल डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसके लिए अच्छे से प्रॉपर जानने के लिए आप ये फिगर को देखिए सब लोग, ये डायग्राम को, कि उसको कैसे पहचानना है डायरेक्शंस को। जो नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है, उसको 3 भाग में डिवाइड किया है नॉर्थ को। उसके बाद हम उसका प्रॉपर ऑक्यूपेशन जान सकते हैं कि कितनी नॉर्थ ऑक्यूपाई हुई है, ईशान्य हुई है और वायव्य हुई है। इस टाइप से नॉर्थ को जानना है, इस टाइप से बाकी सभी डायरेक्शन को जानना है। जैसे पूर्व दिशा है, ईस्ट है, फिर उसके बाद आग्नेय है, अग्नि तत्व की, हाँ, साउथ ईस्ट है, फिर दक्षिण है, साउथ डायरेक्शन है, नैऋत्य है, साउथ वेस्ट, फिर पश्चिम दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन, और वायव्य है, नॉर्थ वेस्ट, और बीच का जो पोर्शन है वो है सेंट्रल प्लेस यानी कि ब्रह्मस्थान। सेंट्रल प्लेस इज नथिंग बट नॉट ओनली अ पॉइंट। सेंटर सिर्फ पॉइंट नहीं होता सिंगल, वो क्या होता है 1/9 एरिया ऑफ द प्लॉट। जो हमारा प्लॉट होता है, बाउंड्री होती है वास्तु की, उसका जो इतना सेंटर पॉइंट होता है 1/9 एरिया, वो होता है ब्रह्मस्थान। इतना ब्रह्मस्थान का महत्व है। जितना दिशा का, जैसा आप लोग 4 दिशा मुख्य दिशा समझते हो, 4 उप दिशा समझते हो, एक साथ में और वास्तु में जोड़नी है, वो है अपनी ब्रह्मस्थान की दिशा, यानी कि टोटल 9 दिशा हमारे पास है अभी, और 9 का हमारे को ऑक्यूपेशन देखना है। मतलब इसमें कैसे प्रॉपर हमारे को हम इसमें वास्तु के लिए क्या देखना चाहिए, और वास्तु इसमें किस टाइप के होनी चाहिए, कहाँ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कहाँ पानी होना चाहिए, ये सब की जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ नथिंग बट द वास्तु साइंस, है ना। अभी इसको साइंस कहा, वास्तुशास्त्र कहा, क्योंकि 18 ऋषि मुनियों की परंपरा है। वास्तु के 18 ऋषि अलग है और ज्योतिष के 18 ऋषि मुनि अलग है। हाँ, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ से ऐसा मत्स्य पुराण का श्लोक आया है। 18 ऋषियों की परंपरा है। आपको हर एक बात तो पता है, हाँ, कि समझो बल्ब खरीदना है तो बजाज कंपनी का खरीदना है। कंपनी का क्यों खरीदना है? क्वालिटी इट मैटर्स। हाँ, इसका मतलब उसका ओरिजिन यू नो कि वो कहाँ से आया है, इट इफेक्ट्स, है ना, उसका इंप्रेशन रहता है। ऐसे ही वास्तु कहाँ से आया है? तो 18 ऋषि मुनियों की परंपरा है। ऐसे तो साक्षात शंकर भगवान का, फिर मत्स्य, जैसे उन्होंने जो है विश्वकर्मा जी को मत्स्य मय जो होके गए, मय मुनि उनको बोला जाता, और फिर उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को ये विद्या दी, है ना। ओरिजिन तो वहाँ का हाइयर है, लेकिन फिर भी हम लोग जितना समझते हैं कि 18 ऋषि मुनियों की परंपरा है। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, जैसा आपने विश्वकर्मा का नाम सुने, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम किया फिर उसको विश्वकर्मा बोला गया। जो भी देवताओं के काम होते थे, आर्किटेक्चर, वो होते थे विश्वकर्मा, तो इसलिए उनका नाम से एक परंपरा चली। लेकिन बाकी के भी जो है ना, भृगु है, अत्रि, वशिष्ठ, मय, ये सभी जो है एक से एक बोल रही हूँ मैं, इतनी इन्होंने दिव्य साधना करके हमको क्या बताया, वास्तुशास्त्र बताया। तो इसका ओरिजिन कैसे हो गया? एकदम प्रॉपर हो गया, है ना। तो हम इसको भरोसा कर सकते, इसकी क्वालिटी कैसे हो जाती है, एकदम हायर हो जाती है। हाँ, तो 18 ऋषि मुनियों की परंपरा है, और ज्योतिष की 18 ऋषि मुनियों की परंपरा अलग है। कुछ ज्योतिषी और वास्तु में दोनों भी इसमें मिक्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ ऋषि अलग है। जैसे अपने क्या होता है, हार्ट का स्पेशलिस्ट अलग हो गया, आई का ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट अलग हो गया, तो उसको ज़्यादा महत्व है ना। एमडी के बाद फिर डीएम करना पड़ता उनको, फिर हार्ट की सर्जरी कर सकते हो स्पेशल, और तो वैसे हो गया, है ना। कोई वास्तु में चला गया, कोई ज्योतिष में चला गया, स्पेशलिस्ट हो गए। तो इसलिए ये ओरिजिन कैसा है इसका, एकदम स्ट्रॉन्ग, बेस कैसा है इसका, स्ट्रॉन्ग। और सेकंड क्या होना चाहिए कि कंफर्टेबल होना चाहिए। सेकंड आप लोग क्या देखते हो कि वो चीज़ कैसी होनी चाहिए, कंफर्टेबल। अब वास्तु के रूल्स पूरे हमारे कंफर्ट के लिए है। एक भी रूल ऐसा नहीं है कि जो हमारा कंफर्ट जोन डिस्टर्ब करेगा। आप क्या चाहते हो कि आपका घर ठंडा रहे, आप चाहते हो कि आपके बेडरूम्स बिल्कुल थोड़े प्राइवेसी और एकदम अच्छे रहे, आप चाहते हो कि आपकी रसोई में हमेशा लाइट, अच्छा सनलाइट मिले, है ना। ब्रह्मस्थान में कहीं भी बैठो, मस्त इंडोर गार्डन बनाओ तो आपको बहुत खुशी हो, डाइनिंग में एकदम मस्त आनंद आए, खाना खाए, तो बच्चे पढ़ाई करें तो उनको एकदम अच्छा वातावरण मिले, ये सब आप चाहते हो। तो ये कंफर्ट आपको कौन देने वाला है? वास्तु।
क्योंकि वास्तु के प्रिंसिपल्स पूरे हमारे कंफर्ट जोन के लिए है। हाँ, आप काम भी करना चाहते हो ऑफिस में, तो आप चाहते हो कि आपके डिसीजन सही हो। ये कोई चाहेगा कि डिसीजन गलत हो? कभी कभी गलत हो जाते हैं, फिर आदमी सोचता है अब मैं क्या करूँ। अभी हमारे पास एक जन आए और बोले कि हमारा स्टाफ का और हमारा बिल्कुल भी नहीं बनता। अभी हमने पूछा आप जहाँ बैठते हो वहाँ बीम है क्या ऊपर? हाँ करेक्ट, मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ ऊपर बीम आया हुआ है। उसने तुरंत जवाब दिया। तो क्या हो गया कि वो जो ऑलरेडी लोड सहन कर रहा है, आरसीसी का बीम बोले तो अभी हमारा कैसा कंस्ट्रक्शन है, पहले का लोड बियरिंग वाला नहीं, आरसीसी का कंस्ट्रक्शन है, हेवी बीम है, उसने ऑलरेडी अपने ऊपर क्या लिया है, लोड। और आप किसके नीचे बैठे हो? लोड के नीचे। तो आपको क्या आ गया? लोड आ गया, काम का बर्डन हो गया, प्रेशर हो गया, और जो रिलेशंस थे उसमें थोड़ा गलत हो गया। हमारे जो पहले के पूर्वज लोग थे वो बोलते थे कि तुड़ई खाली बसू नको, उसके खान के नीचे टिक्का मत लगाओ। ऐसे क्यों बोलते थे? किसी ने तो सुना होगा ना, तुड़ई बोलते उसको बीम को, या मराठी में उसको खांड कहा जाता था। तो उसके नीचे वो काम नहीं करते थे, मतलब दे वर वेरी वेल नोन कि इस टाइप से नहीं करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट मांगलिक काम है वो तो भी कम से कम निगेटिव एनर्जी के नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी को टीका लगा रहे हो मतलब आप उसको आज्ञा चक्रों को एक्टिवेट कर रहे हो, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो। उसकी और आपकी एनर्जी मैच होके जिसको भी कम है उसको बराबर मिल जाती है। इसलिए अपने यहाँ टीका लगाने की प्रथा है। अभी वो उसको धर्म के साथ जोड़ते, वो लोगों को ही पता वो क्या करते। जैसे मैंने बताया कि वास्तु के रूल्स हमारे कंफर्ट जोन के लिए, धार्मिक जो भी है, कोई भी धर्म ले लो, उसके भी रूल्स हमारे कंफर्ट के लिए है कि हमारी लाइफ प्रॉपर जाए, हम लोग वैसे कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करें तो एकदम सही चले। तो हमारे लिए है रूल्स, हम धर्म के लिए नहीं है, धर्म के रूल्स हमारे लिए। तो उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया और कैटेगराइज कर दिया, वो हमारा फील्ड नहीं है, ठीक है, उसको वही स्किप करेंगे। तो मेन वास्तु का हमारा फील्ड है, तो इसके जो सब रूल्स है हमारे कंफर्ट जोन के लिए बने वाले है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी छोटे छोटे रूल्स है। आप क्या चाहते हो कि नेचुरल जो आपको लाइट मिलनी चाहिए, बराबर है। समझो आप रसोई में खड़े हो तो आपको नेचुरल क्या मिलनी चाहिए? लाइट मिलनी चाहिए, सही है। तो साइंटिफिकली अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट में जो अपनी रसोई होती है वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज एकदम स्ट्रांगली होते हैं, और साउथ ईस्ट में अगर आप जाओ तो इंफ्रारेड रेज एकदम स्ट्रांगली होते साइंटिफिकली। इसलिए उन्होंने क्या बताया, और पहले कैसा सिस्टम था, तो घर पे ही पूरा खाना बनाया जाता था, बाहर से खाना ऑर्डर नहीं किया जाता था। बड़े बड़े कोई प्रोग्राम है तो भी खाना कहाँ बनता था? घर में। और अन्नदान को इतना महत्व था, और सबको खाना खिलाना बोल तो पुण्य का काम माना जाता था, सही है ना। इसके लिए वो इतना महत्व उसको दिया गया। एक शब्द तो एक तो आपको मालूम ही है ऐसा कि अन्न पूर्ण ब्रह्म है, ऐसा कहा जाता है ना। अन्न को क्या कहा जाता है? पूर्ण ब्रह्म। अब पूर्ण ब्रह्म क्यों कहा गया होगा? क्योंकि आप सब जानते हो भूख लगी तो बिल्कुल भी सहन वो उपवास कर लो, वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन जो जब भूख लगे तो आपको क्या चाहिए? बढ़िया खाना चाहिए। सिर्फ खाना नहीं, कैसा खाना चाहिए? हाँ, जैसा बोलते हो ना, शेर के सामने कितनी भूख लगी, घास डालो तो खाएगा क्या? ऑफ कोर्स ही विल नॉट, क्योंकि उसका एक पैटर्न है कि उसको जो चाहिए वही चाहिए, आपको जो चाहिए वही चाहिए। इसके लिए अच्छा खाना मिलने के लिए अपनी रसोई कैसी होनी चाहिए? अच्छी। आप कितनी चिमनी लगा लो, कितने भी आर्टिफिशियल लाइट लगा लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सनलाइट जो आपको इफेक्ट देगा वो बाकी कोई लाइट्स देने वाले। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी रसोई बनाएं, मतलब घर में हो चाहे कमर्शियल जगह हो, होटल हो, कहीं भी जहाँ भी अच्छे से रसोई बनती हो, वहाँ पे सनलाइट जो है वो मस्ट होना चाहिए। और ईस्ट फेसिंग रहता है तो वहाँ के जो कॉस्मिक रेज होते वो हमारे को डायरेक्टली मिल जाते हैं, तो वो रसोई जो है वो और अच्छे से पॉजिटिव हो जाती है। क्योंकि अन्न से सिर्फ हमको शक्ति नहीं मिलती है काम करने की, लेकिन उसके साथ साथ कई प्रकार की एनर्जी मिलती है जो हमारे माइंड को एक्टिवेट करेगी, जो हमारे सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करेगी, जो हमारे घर का वातावरण अच्छा रखेगी। जहाँ रोज़ देखो बाहर का फूड आएगा वहाँ पे वातावरण वैसा नहीं रहेगा। इसलिए रसोई को इतना महत्व दिया कि एकदम सही घर में अच्छा खाना बनना चाहिए और वो घर वालों ने सेटिस्फाइड खाना चाहिए, तो वहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव रहती है। समझ गए? इसलिए ईस्ट फेसिंग जो है कंफर्ट जोन हो गया। हमने क्या किया? वास्तु का रूल्स फॉलो किया, तो ये एनवायरनमेंट से एकदम रिलेटेड हो गया। जो भी रूल्स है हमारे क्या है? नेचर से रिलेटेड है ना। नेचुरल है कि बाबा लाइट कैसी होनी चाहिए किचन में, एटलीस्ट प्रॉपर सनलाइट होना चाहिए। अभी जितना अपार्टमेंट में हम लोग जाते हैं, बहुत बार फ्लैट्स देखते हैं, वहाँ क्या होता है, बोलते रसोई तो हमने एकदम प्रॉपर बनाई है आग्नेय कोण में, और किचन प्लेटफॉर्म देखो तो कभी वेस्ट में, कभी साउथ में, कभी नॉर्थ में, और वहाँ होती है पूरी दीवार। ईस्ट में भी रहता है कभी, लेकिन होती है पूरी ब्लैक वॉल। नो वेंटिलेशन फ्रॉम ईस्ट, ओनली फॉर टाइम बीइंग। सिर्फ बोलने के लिए क्या होता है ईस्ट फेसिंग किचन,
पर वहाँ पे एक भी विंडो नहीं होती ईस्ट में, वहाँ सिर्फ क्या होता है, वॉल होती है, रिजिड वॉल। तो कहाँ से मिलेगा? आइडियली पूर्व का प्रकाश पश्चिम तक पहुँचना चाहिए, मतलब ईस्ट का जो सनलाइट है वेस्ट तक पहुँचना चाहिए घर में आइडियली बाय रूल, और नॉर्थ का सनलाइट साउथ तक पहुँचना चाहिए। इतना वेंटिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्थ में एक दरवाजा है, नॉर्थ फेसिंग मिल गया, सबसे बढ़िया काम हो गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग क्यों डरते कि साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। जितने लोग आते हैं उसमें 70% यही बोलते हैं कि साउथ फेसिंग प्लॉट था इसलिए हमने नहीं लिया, छोड़ दिया। यम की दिशा है ना, मरना कौन चाहता एक्चुअल मृत्यु एक न एक दिन सबको आने वाली है, लेकिन कोई चाहता है कि यहाँ से जाए। हाँ, हिल स्टेशन जाए तो थोड़े दिन बाद घर पे आ जाते हो। अभी ये भी तो एक प्रकार से स्टेशन ही है ना, जहाँ पहुँचे हो, यहाँ से भी तो जाना है। सिर्फ इतना है कि यहाँ से पॉजिटिविटी लेके जाना चाहिए, यहाँ से कुछ साथ में जो अपने किसी की कुछ निगेटिविटी नहीं लेके जाना चाहिए। तो फिर आप एकदम फ्रैंकली बिल्कुल जा सकते हो, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और सेकंडली जो दक्षिण दिशा है, ये 18 ऋषि मुनियों ने, जो मैंने आपको बताई इतनी वास्तु की परंपरा है, 18 ऋषि मुनियों की, एक भी ऋषि ने उसको गलत नहीं बोला साउथ एंट्री को। सिर्फ प्रॉपर होनी चाहिए एंट्री प्लेस। जो एंट्री रहती है कोई भी वास्तु की, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, कोई भी प्रकार के वास्तु की जो एंट्री है वो एकदम प्रॉपर सेगमेंट में उसके जो पर्टिकुलर पोर्शंस रहते हैं वहाँ आनी चाहिए, तो वो एकदम बढ़िया आपको रिजल्ट्स देती है। पर ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि साउथ फेसिंग नहीं चाहिए, वेस्ट फेसिंग नहीं चाहिए। जितने साउथ फेसिंग घर देखे मैंने, 99% ईस्ट से एंट्री देते, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हमको चलता ही नहीं है। देखिए, मंदिर जाते हो तो प्रदक्षिणा क्रम से करते हो ना, क्लॉकवाइज करते हो ना, क्यों करते हो? अब साइंस तो पता नहीं, कर रहे साइंटिफिकली सोचो तो आपको एनर्जी मिलती है। जब आप उस मंदिर की प्रदक्षिणा लगाते हो या इवन खुद की जब प्रदक्षिणा लगाते हो तो उसकी जो एनर्जी है वो आपको मिलती है क्लॉकवाइज। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज एंट्री घर में भी अलाउड नहीं है, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। फिर भले आपकी घर की सीढ़ियाँ हो वो भी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, मतलब जहाँ जहाँ मैटर करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, जहाँ टर्निंग ऐसे होती है तो वहाँ क्लॉकवाइज वर्क होना चाहिए। इवन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये फैक्टर, अगर आप फैक्ट्री में चले जाओ कोई, द फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है, पूरा काम क्लॉकवाइज होना चाहिए। आप समझ गए कि रॉ मटेरियल आ रहा है, उसका मशीनरी प्रोसेस हो रहा है, फिनिश गुड निकल रहा है, फिर वहाँ से क्या हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है। तो ये पूरा काम कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। अब आप समझो कि यहाँ फिनिश गुड आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, निकल रहा है, एकदम कंफर्ट है। अब आप सोचो यहाँ फिनिश गुड आ रहा है, वहाँ रॉ मटेरियल जा रहा है, उधर प्रोसेस हो रहा है, तो अननेसेसरी क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाएगा। जो कन्वीनियंस था कि सामान लाना है, उसको प्रोसेस करना है, बनाना है, वो सब डिस्टर्ब हो जाए। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, वो प्रैक्टिकली भी कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए जो भी वास्तु के प्रिंसिपल है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट इज़ ओनली फॉर आवर कंफर्ट जोन, कि हमारे बिल्कुल वर्क इफ़िशियंसी बढ़े, काम अच्छा हो, है ना। इसके लिए पूरे ये दिए वाले पॉइंट्स। और नेचर से इससे रिलेट किया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, पांच तत्व का जो पंच तत्व का जो मैंने कंसेप्ट बताया, उससे बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि पूरी सृष्टि में पंच तत्व बैलेंस हुआ तो सृष्टि बढ़िया अपना काम बताती चलाती है। वैसे हमारे वास्तु में अगर पंच तत्व का बैलेंस रहा तो हमारी वास्तु अच्छा काम चलाती है। इवन हमारे शरीर में वैसे ही रहता है पंच तत्व, अगर वो भी प्रॉपर रहा तो काम अच्छा चलता है। आप सिर्फ एक दिन पूरा पानी पी लो तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, एक दिन सिर्फ खाना खा लो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। एक दिन आप सिर्फ वॉकिंग करो दिन भर और कुछ करो ही मत, सिर्फ पृथ्वी तत्व मिलाओ तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पांचों चीज़ों का क्या करना होता है, बैलेंस। हाँ, अभी वो जो कुछ बातें हैं कि तपस्या वगैरह करते हैं वो अलग कंसेप्ट है, वो एनर्जी अलग अलग लेवल का है, उसमें अभी नहीं जाना है ना। अभी सिर्फ इतना देखना है नॉर्मल कि पांच तत्वों का क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए। तो वास्तु कैसे हमको इफेक्ट देती है, एकदम प्रॉपर। वैसे घर में भी जो है प्रॉपर होना चाहिए, सर्कुलेशन, मतलब सब जगह भी प्रॉपर यूटिलाइज होती है ना। और जितना डिज़ाइन करो घर को, डेकोरेट करो, उसका भी महत्व दिया है। देखो प्लीजेंट लगता है ना, कहीं जाओ अच्छे सॉफ्ट कलर है, अच्छे से सब चीज़ें व्यवस्थित रखे वाली है। डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन क्या है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का नहीं है, आपको हर चीज़ प्रॉपर जगह मिले, उसको प्रॉपर स्पेस मिले, फंक्शनलिटी अच्छी हो, है ना। इसका इंटीरियर हुआ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इसलिए वो प्रॉपर अपने को बता सकती है कि इंटीरियर का, इसका भी भाई श्रद्धा का, ये चारों हमारे इंटीरियर वाले इधर ये तीन तो है अभी बैठे वाले तो तीनों का इंटीरियर हुआ है, इसलिए ये लोग और प्रॉपर गाइड कर सकते। तो इंटीरियर का इन प्रैक्टिकल यूज़ भी ऐसा है कि कोई भी जगह आपको प्रॉपर जगह मिले। हाँ, आपको कोई पार्टी को जाना है तो क्या क्या देखते हो, कहीं तैयार होके जाना है, एकदम प्रॉपर थीम अच्छी हो, है ना, एकदम करेक्ट उसका मैचिंग हो, क्यों देखते हो।
हाँ कि कि एकदम आपको अच्छा लगे, प्रॉपर बैलेंस। वैसे घर का अगर आप किधर भी कुछ भी बना दो, यहाँ ब्राउन कलर दे दिया, उधर जाके ब्लू कलर दे दिया, तो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए जो भी बाथरूम्स का कलर हो गया, है ना, फर्नीचर का कलर हो गया, आपका घर का कलर हो गया, इंडोर प्लांट्स है कोई, तो वो कैसे आपने अरेंज किए हैं प्रॉपरली। हाँ, आपका टेबल है, एक अभी क्लाइंट ने मुझे फ़ोटो भेजा टेबल का, और त्रिकोणी टेबल दे दिया, ट्रायंगुलर डाइनिंग के लिए, और मुझे पूछा इज़ इट सजेस्टेबल। आपको क्या लगता है? ऐसे तो डिज़ाइन में गया ना वो, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर तो आपने देखा ही है, थोड़ा सा उसको कर्व करते सर्कुलर होता ओवल शेप में, वो भी अच्छा है, स्क्वायर भी बेस्ट है, लेकिन वो ट्रायंगुलर शेप का पूछा उन्होंने, लेकिन मैंने मना कर दिया। हाँ, क्योंकि ट्रायंगल जो रहता है ना थोड़ा फास्ट, अग्नि तत्व का प्रतीक है, और हमारे को हमेशा ट्रायंगल देख के नहीं जमता, हमको पृथ्वी तत्व में बैलेंसिंग में रहना है, पेशेंस चाहिए, हर चीज़ का उतावलापन नहीं चाहिए। आप समझ गए ना? जो स्क्वायर, जैसे आपको मैंने 5 तत्व बताए ना, जल तत्व रहता है सेमी सर्कल का प्रतीक, सर्कुलर सेमी सर्कुलर हमेशा बहता रहता है। पृथ्वी तत्व रहता है स्क्वायर, अग्नि तत्व रहता है ट्रायंगल, फायर, जैसा फायर आप समझते हो ना, अग्नि तत्व हो गया, हाँ, जल तत्व हो गया, और वायु तत्व जो रहता है सर्कल, और जल तत्व सेमी सर्कल माना जाता है ऐसा, वायु तत्व सर्कल जो हमेशा मूविंग है, और सेमी सर्कल को बोला जाता है जल तत्व। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश को एक बिंदु माना जाता है ऐसा। तो इसमें जो अग्नि तत्व जो है ना, उसी को हाईलाइट नहीं कर सकते। एक जगह मैं गई, हर जगह सिर्फ ऑरेंज कलर था, और ट्रायंगुलर, सर्कुलर, ऐसे ही सिर्फ डायग्राम्स थे ज़्यादा, ट्रायंगल्स वगैरह, तो क्या होगा, एंगर बढ़ेगा। सिर्फ एक ही तत्व बढ़ रहा है ना, बैलेंसिंग होनी चाहिए। कहीं सिर्फ सर्कल, बाहर से एलिवेशन में सर्कल, अंदर भी सर्कल, टेबल भी देखो सर्कल, पीओपी की डिज़ाइन भी सर्कुलर। मैं बोली यहाँ रहने वाले सब कैसे रहते होंगे, अनस्टेबल थोड़े से। हेक्सागोन अच्छा है, शुभ है, हाँ, लेकिन स्क्वायर जहाँ ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। हम बिल्डिंग कैसी बनाते हैं, ज़्यादा स्क्वायर, है ना, ज़्यादा ऐसा वो दूसरा शेप देखा कि आपने, ऐसा बाई चांस कहीं हॉल वगैरह सर्कुलर बनाते हैं वो अलग है, लेकिन ज़्यादा शेप्स आपने कौन से देखे, तो स्क्वायर जो है पृथ्वी तत्व का है, बैलेंसिंग का है, इसके लिए उसकी ज़्यादा डिमांड है ना। हाँ, एक आधी जगह आपका छोटा सा जैसा स्नैक्स टेबल आ गया, या छोटा सा आपका कोई कॉर्नर में आ गया, या कोई गार्डन में आपका छोटा सा टेबल आ गया, और वहाँ आप आपके चॉइस से छोटा टेबल देना चाहते हैं ट्रायंगुलर, देन इट्स ओके। पर रोज़ खाना खाने के लिए हमारे को ट्रायंगुलर टेबल नहीं चाहिए, ना ही इस टाइप के डिज़ाइन हमको इंटीरियर में भी चाहिए, सिर्फ ओनली सर्कल्स, ओनली ट्रायंगल्स, है ना। हाँ, थोड़ा इक्वल चाहिए, या फिर कोई थीम ले लो, स्क्वायर ले लो, तो उसके पैटर्न में आप चलो, ऐसा कोई नहीं, नॉर्मल भी ले, हाँ वैसा कर सकते हैं उसको, हाँ, पर ज़्यादा नहीं चाहिए, एक को बढ़ाना नहीं है, अति नहीं करना है, हाँ, समझ गए आप कि ये 5 तत्वों का कैसा होना चाहिए बैलेंसिंग। पानी का रहता है, वाटर का, हाँ, सर्कल जो रहता है वायु तत्व का है, स्क्वायर जो पृथ्वी तत्व का है, और ट्रायंगल अग्नि तत्व का है, और आकाश को सिर्फ बिंदु दिया है, हाँ, बिंदु तत्व माना गया है। नहीं, वो तो मैंने डाइनिंग टेबल के लिए बताया, जैसे अभी ये मैंने डाइनिंग का बताया, यही कंसेप्ट आपके ऑफिस टेबल को लागू होता है, कंसेप्ट वही है, आप उसको समझो, स्क्वायर, आप वो कंसेप्ट को समझो कि आप किस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। पृथ्वी तत्व की राशियाँ पूरी अर्थ, मतलब फाइनेंशियल के लिए रहती है, 2, 6, 10। अभी हमने ज्योतिष पढ़े नहीं, लेकिन अब हमको तो पता है ना ये कहाँ से कहाँ रिलेट होता है। तो ऑफिस में जनरली क्या रहता है, फाइनेंशियल और मेंटल भी पीस चाहिए काम करने के लिए, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। जनरली व्हाट वी एक्सपेक्ट कि हमारा वर्क इफिशिएंसी बढ़े, रिटर्न्स अच्छा आए, है ना। तो ये पृथ्वी तत्व से रिलेटेड जो राशियाँ रहती है 2, 6, 10, इट अगेन रिलेट विद द फाइनेंशियल मैटर। इसके लिए वापस स्क्वायर जो रहता है वो अच्छा रहे, रिलेशंस अच्छे रखना है तो आपको इसी में जाना पड़ेगा। ट्रायंगुलर में आपके रिलेशंस हो सकते हैं, सबके साथ उतने प्रॉपर ना हो, समझ गए। इसके लिए इस टाइप के शेप्स थोड़े अवॉइड करते। और भी कोई बहुत अलग शेप्स है जो बहुत ही, जिसका समझ में ही नहीं आ रहा है मीनिंग, जैसे इसको हम चित्रकर्म बोलते हैं। वास्तु में ये कंसेप्ट है चित्रकर्म। चित्रकर्म यानी कि कौन सी पेंटिंग्स लगानी चाहिए, कौन से डायग्राम्स होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो बहुत सारा पेंट किया होता था घर में, कई बड़े बड़े वास्तु रहते थे पैलेसेस, उसमें भी पेंट किया होता था, है ना। बड़े बड़े हॉल्स में भी पेंट किया होता था। तो ये सब जो पेंटिंग्स होती थी ये थीम से चलते थे और उस टाइप से होती थी, हाँ। पर आपको कोई इरेगुलरिटी नहीं दिखेगी कि ये मॉडर्न आर्ट है और वो सिर्फ पेंट जिसने किया है वो
वो पर्सन को ही उसका मीनिंग पता है। ये इस टाइप की जो मीनिंगलेस जो डायग्राम से ऐसी नहीं होनी चाहिए। कहीं हमने देखे लेडी का पोस्टर है, बहुत आंसू आ रहे हैं, रोती हुई है, और एक्चुअल में वो अकेले हो गए, उनके हस्बैंड ऑफ हो गए और उनकी ज़िंदगी वैसी हो गई। उनकी कमी तो कोई भर के नहीं ला सकता। तो इस टाइप से विजन जिससे ना मिले, जिससे कोई क्लैरिटी ना मिले, और जिस पोस्टर से कोई फीलिंग्स अच्छी ना हो, तो वैसे टाइप्स नहीं चाहिए। आते ही शेर का जो स्टैचू रख दिया, अरे तुम नहीं डर रहे हो लेकिन आने वाला तो डर रहा है ना, तो ऐसे कोई भी स्टैचूज नहीं चलेंगे। हाँ, सिर्फ जिससे हमको अच्छा लगे, प्लीजेंट लगे, इस टाइप के कोई भी नेचर वाले जो है पेंटिंग्स हो गए, फ़ोटोज़ हो गए। और इवन जो घर में सबकी फ़ोटो होती है, फैमिली फ़ोटो का भी बहुत क्रेज़ है और इंडिविजुअल का भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ़ोटो गेट टुगेदर साथ वाली लगाओ, इंडिविजुअल वाली मत लगाओ। या कोई आपके सत्कार हो गया उधर प्रोग्राम में और आपने लाके लगा दिए घर पे ड्राइंग टेबल में, ऐसा मत करो। वो जो हुआ है वो प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी आपका सत्कार है अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन उसको इसमें क्लब मत करो। फैमिली लाइफ में फैमिली लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, तो घर वालों की साथ वाली फ़ोटो लगानी चाहिए। बाहर की जैसे समझो रामदेव बाबा के साथ फ़ोटो निकल गई, अमिताभ बच्चन जी को मिल के आ गए कि लगा दो उनकी फ़ोटो, उनको हमारे घर में हम लोग इस टाइप से एंट्री नहीं दे सकते, है ना। उनका इम्पैक्ट भले आपके लाइफ में रहो, लेकिन फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऐसा ही कंसेप्ट मिरर का है। मिरर में क्या दिखेगा? हाँ, तो कहीं भी मिरर नहीं लगा सकते कि मिरर में जो दिख रहा है तो उसमें क्या दिखना चाहिए, जैसा बेड वगैरह नहीं दिखना चाहिए, है ना। और जो आपकी कब्बर्स, तिजोरी, मतलब जहाँ आप फाइनेंशियल रखते हो, वो कैसी है, अंदर भले तिजोरी के आप मिरर लगाओ कि वो मल्टीपल हो रहा है, पर बाहर तिजोरी मिरर में नहीं दिखनी चाहिए। आप समझ गए ना कंसेप्ट? नहीं, बाहर का आपने वॉल पे मिरर लगा दिया और यहाँ कब्बर्ड दिख रहा है, वो ऐसे वैसे नहीं चलेगा। कब्बर्ड के अंदर आप भले ही मिरर लगाओ, आप समझ गए उसमें क्या दिखेगा। आपने कब्बर्ड लगा दी लेकिन उसमें क्या दिख रहा है मिरर में? हाँ, मल्टीपल हो रहे हैं सब, क्योंकि आप चाहते हो ना कि मल्टीपल हो जाए। ठीक है, जनरल है वो, कोई नहीं। पहले तो ऐसा बोला है कि आप जितना खाना खाते हो, है ना, उतना ही प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए उस टाइप की। मतलब खाना जैसा आप ओवर नहीं खा सकते। हाँ, उसको दृष्टांत दिया है इसका खाने का, अन्न का। आप ओवर, आपने खाना खा लिया, अच्छे से पूरन पोली खाना खा लिया, और कोई बोले दाल बाटी बनाइए, चलो खा लो, आप खा सकते हो क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई खा सकेगा कि जिसका पेट भरा हुआ है वो नहीं खा सकेगा, है ना। उसी टाइप से ऐसा बोला कि आपको जितना सफिशिएंट है उतना ही धन कमाना चाहिए। उससे एक्सेस हो जाता है तो वो खराब, हाँ, खराब हो जाता है। इतना नहीं चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही कमाओ, है ना। फिर उसी में आदमी पागल हो जाता है ऐसे कुछ जनरल रूल्स है, मैं उसको कोई कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ, जो शास्त्र के रूल्स है वो बता रही हूँ। आय और व्यय जो है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब इनकम और एक्सपेंसेस जो है आपके प्रॉपर होने चाहिए। मतलब भगवान ने इतना देना चाहिए कि जो मेरा खर्चा एकदम अच्छे से चले, है ना। खर्चा भी कम मत करो, पर इनकम भी अति मत बढ़ाओ, एकदम बैलेंसिंग होना चाहिए, तो एकदम प्रॉपर चलता है। किसी का मैंने सुना बहुत ज़्यादा उनके पास जैसे बिलियंस ऑफ जो भी है, हाँ, मिलियनियर बिलियनियर आपके लैंग्वेज, बहुत स्टेट है उसके पास, तो आदमी परेशान हो गया, अब लेके तो जा नहीं सकता अब वो मरने के पहले रोज़ ही मर रहा है कि मेरे बाद मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा अभी ऐसा रोने से तो कोई मतलब ही नहीं है इससे तो नहीं कमाए हुआ अच्छा है हाँ, आपको उतना बैलेंस है कि आप दान पुण्य कर सकते हो, आप सबको एकदम इजीली दे सकते हो, तो फिर आप पैसा कमाओ। और आप शेयर नहीं कर सकते हो और फिर उसको लेके आप बैठ जाएंगे, फिर बाद में जाके आप वो थोड़ा सा पास्ट लाइफ में चले जाते हैं ना, सर्प बन जाएंगे और 1,000 वर्ष तक उसकी रक्षा करेंगे, इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको उसमें नहीं लेके जाती हूँ, लेकिन जो कुछ रूल्स मैंने आए वाले वो सुने। कल ही मैंने शाम में ना वो आदमी को देखा, यहाँ पे कल ही देखा एक्चुअल में, रात में आते वक्त। वो पहले जैसे किस्सा हुआ था ना कि MIDC में कोई ट्रक जा रहे थे, कोई चला रहा नहीं था, नाग और नागिन का जो था वहाँ पे, वो जैसे नागिन को बच्चे होने वाले थे ऐसे, तो कोई नहीं चला रहा था, लेकिन एक मुस्लिम ड्राइवर था, बोला मैं चलाऊंगा, और उसने उसके ऊपर से क्या कर दी, गाड़ी चला दी। अब उनके बच्चे हुए तो उनकी स्किन वैसी है, और मैंने कल उसको देखा, इतना, फिर भी रात का टाइम था, लेकिन वो इतना दुबला और ऐसा आदमी, मतलब एकदम अलग ही एकदम फीलिंग, क्योंकि उसकी वाइफ भी घर पे प्रेग्नेंट थी, उनको जो बच्चे हुए सब उसी टाइप के हुए। मतलब हम बोलते हैं ना कि यहाँ नहीं चुकाना पड़ेगा, कुछ नहीं रहता है पूर्व जन्म। अब मैंने कल सोचा कि इतना होए बाद भी कौन बदला, मतलब वो चीज़ को देख के किसने अपने इम्प्लीमेंट किया, वो चीज़ को समझ आनी चाहिए ना कि अब मैं कोई जानवर को ना मारूं, कि आज इसके साथ हुआ तो कल मेरे साथ हो सकता है। ये समझ कहाँ आई है किसी को?
देखो लग्जरी लाइफ आप सब चाहते हो, गाड़ी वगैरह सब, बंगला वगैरह, ठीक है, ये सब शुक्र का रहता है। ये मैं आपको कल बताऊंगी ज्योतिष के क्लास में, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस बता रही हूँ अभी। ये सब शुक्र का है, लेकिन उसका जो आपको सुख मिलना चाहिए, सुख समझते हो ना, कि वो फीलिंग्स अच्छे आनी चाहिए, उसका यूज़ आना चाहिए। कोई आपने नॉलेज ले लिया, सिर्फ लेने से होगा क्या? उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ को समझो, आम किसी ने बता दिया आपको, बहुत बढ़िया आम है, यहाँ के जो आम है एकदम प्रसिद्ध है, हाँ, देवगढ़ हापुस है, बहुत अच्छा है। आपको टेस्ट समझ गई क्या उसकी? जब खाओगे जब ही समझेगी। तो वैसे कोई चीज़ सीख लिए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको, तो क्या मतलब आया? एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना उस चीज़ का, तो कोई मतलब नहीं आया। तो ये जो सब देने वाला रहता है, शुक्र देता है सब लग्जरी वगैरह, लेकिन जो आपको सुख देता है, उसका जो मीनिंगफुल आपको सिखाता है, वो सब गुरु। तो गुरु ग्रह एक्टिवेट नहीं है। अपने जो सब ऋषि मुनि होके गए, सबके गुरु ग्रह एकदम मोस्ट एक्टिवेट थे, क्योंकि रिसेंटली हमारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है ज्योतिष में, ज्योतिष के ऊपर क्या लिखा है, थीसिस लिखा है, निबंध लिखा है ना। मतलब उन्होंने क्या किया है कि 25 ज्योतिषियों की कुंडलियाँ ले ली, जो अलग अलग टाइम में जन्मे हुए हैं, सब अलग अलग जगह प्रैक्टिस करते, उनकी पत्रिकाएं ले ली, सबकी डेट ऑफ बर्थ लेके उनकी पत्रिका ली। तो सबका गुरु ग्रह कैसा आया? बलवान आया 100%। मतलब कोई भी अगर शास्त्र की पढ़ाई करता है, आध्यात्मिक साइंस है ये सब, है ना, आध्यात्मिक शास्त्र है, तो उसका गुरु ग्रह क्या रहता है? एक्टिवेट। मतलब वो उसको इम्प्लीमेंट करना जानता है, सिर्फ सीखता नहीं है, उसको यूज़ करता है। सिर्फ आम मिठाई बोलने से नहीं होगा, उसकी मिठास को महसूस करना पड़ेगा। वो चीज़ समझते वो लोग मुझे लगता कहीं ना कहीं नहीं समझते, इतना उनके ऊपर बीते बात भी नहीं समझते तो वो आज ऐसे शॉप्स लगाते क्या कि जहाँ कोई जानवर को मारा जाता है। जो अगर समझ आती थी कि आज मैं इसको मारूंगा तो कल क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर उसका इम्प्लीमेंट होगा, तो वो नहीं लगाते थे। बराबर है। अब देखो यही कंसेप्ट वास्तु में फॉलो करो। जब आप कोई नॉनवेज की शॉप के सामने से जाते हो तो आपको स्मेल कैसी आती है? अनप्लीजेंट। और जब आप कोई फूलों के मार्केट से जाते हो तो सुगंध कैसी आती है? एकदम प्लीजेंट। आपका मन करता है कि हाँ थोड़ा और रुक जाए तो अच्छा है, और वहाँ से जाए तो ऐसा लगता है कि यहाँ से कब भागूँ, ये रोड ही ना चूज़ करूँ तो ज़्यादा बेटर है। पर एक करेक्ट है, दिस इज़ नथिंग बट वास्तु साइंस। जहाँ जाके आपको अच्छा लगे, बिल्कुल गंदी स्मेल ना आए, सही है, हाँ, बिल्कुल प्लीजेंट लगे, जहाँ रुकने का मन करे, खराब आवाज़ ना आए। अभी तो मैंने सिर्फ आपको गंध का बोला, पर इस टाइप से सभी कंसेप्ट है ना, कि जहाँ जाके खराब आवाज़ ना आए, किसी के रोने धोने की आवाज़ ना आए, कुत्ते रो रहे हैं, सर्प दिख रहा है, सांप दिखे हुआ अच्छा लगेगा? तो ऐसा कोई भी अनप्लीजेंट जो आपको नहीं अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ें दिखे तो समझ लेना वो रॉन्ग है। मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। लैंड सिलेक्शन के 12 टेक्निक है, भूमि परीक्षण है ना, वहाँ जाके कैसा लगता है, क्या दिखता है। नेचर आपको 100% सपोर्ट करता है। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ वास्तु विजिट को, सब जगह मुझे कुछ ना कुछ तुरंत दिखता है, ऑटोमेटिक दिखता है। कहीं जाती हूँ तो सुहागन स्त्रियाँ, मतलब एक प्रकार से बहुत अच्छी पुत्र सहित कोई दिखती है, मम्मी दिखती है, तो अच्छा है ना, मन प्रसन्न होता है। कहीं जाते हो तो फूल दिख गए, अच्छे प्लांट दिख गए, गाय दिख गई, घोड़ा दिख गया, बकरी दिख गई, ये सब शुभ है। और कहीं जाते हैं तो रोते हैं कुत्ते, कहीं जाती हूँ तो ऐसे ऐसे गलत पक्षियों की आवाज़ आ जाती है, कहीं तो सर्प भी दिख गया। मैं वहाँ थोड़ा नज़दीक जाके देखी तो लिटरली वहाँ सांप दिख गया, मुझे स्नेक दिख गया। तो ये सब निगेटिव रहता है। तो ऐसी कोई चीज़ें दिखो तो निगेटिव है, गंदी स्मेल आए तो निगेटिव है, समझ गए। और कोई भी ऐसे कोयला, हड्डियाँ, बाल, इस टाइप से कोई निगेटिव चीज़ें निकले उस ज़मीन में से तो वो सब निगेटिव है, उसको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। वर्ज मतलब इट्स नॉट पॉजिटिव ऐसा। और जहाँ बिल्कुल अच्छा लगता है, प्लीजेंट लगता है, वो सब जगह कैसी होती है? पॉजिटिव। वहाँ पे आपको फूल दिखेंगे। एक मैं एकदम सोपा आपको टेक्निक बताती हूँ, कहीं भी आप जाते हो तो वास्तु कैसे चेक करना, क्योंकि अभी वो जो बाकी के टेक्निक्स आए हैं ग्रंथों में, वो आपको तुरंत करना नहीं जमेगा। ऐसे तो समझ आएगा लेकिन आपको तुरंत नहीं जमेगा। हाँ, तो मैं आप जो कर सकते हो, समझ सकते हो, वो टेक्निक बताती हूँ। हाँ, वास्तु में जाते ही अगर वहाँ कुछ ग्रीनरी दिखे, पेड़ पौधे दिखे, तो वो वास्तु लाइफ है, इट्स नॉट डेड। वो क्या है? जीवित है ना, लैंड अच्छी है, जीवित भूमि है। और वहाँ कुछ भी नहीं दिखे प्लांट्स, तो वो मृत है, वो ज़मीन अच्छी नहीं है। अब वो प्लांट अगर आप हाथ से उखाड़ सकते हो ईजीली, अगर वो प्लांट आप हाथ से ईजीली उखाड़ सकते हो, घास फूस है, तो वो ज़मीन निकृष्ट है, मतलब नॉट सूटेबल, नॉट गुड, एवरेज है। कैसी है? अब वहाँ ऐसे प्लांट है कि जो आप थोड़ा मेहनत से उखाड़ सकते हो। कैसे प्लांट है? थोड़े मेहनत से आप उखाड़ सकोगे, लेकिन आपको ज़रा मेहनत लगेगी, तो उसमें होल्डिंग कैपेसिटी है,
तो ये थोड़ी मीडियम लैंड है। कैसी है? और कहीं बड़ा सारा प्लांट है, नीम का समझ लो या और भी कोई, कि जो आप मेहनत से भी नहीं निकाल सकते। आप खुद बोल रही हो, मैं मशीन से नहीं, आप मेहनत से भी वो प्लांट को हिला भी नहीं सकते। तो इस टाइप के जो बड़े बड़े प्लांट्स कहीं आप जाके ज़मीन में देखो तो वो कैसी हो गई वास्तु? पॉजिटिव हो गई, बिल्कुल 100% पॉजिटिव हो गई। अब ये वहाँ प्लांट्स कैसे, इसके ऊपर से 9 प्रकार के प्रदेश बनाए हुए हैं। मतलब कैसे प्लांट्स आते हैं तो कैसे प्रोफेशन वालों के लिए वो सूटेबल है, इस टाइप से दिया हुआ है। अब उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब आप उसको कास्ट वाइज नहीं लेना, गुण कर्म विभागशः। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है, वास्तु में भी यही रूल है कि उसको प्रोफेशन वाइज लेना। ब्राह्मण बोलते हो जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जिसको अपने टैलेंट से पैसे कमाना है और जो नॉलेज से रिलेटेड है। सीए है, सीए क्या करता है? साइंटिस्ट है, वो क्या करेगा? समझ गए ना प्रोफेशन। टीचर है, वो क्या करेगा? टीचिंग। मतलब ये फील्ड इसका ऐसा है क्या कि वो कोई उसको ये पहला फील्ड हो गया, ब्राह्मण जैसा हो गया, ये प्रोफेशन कैसा हो गया? ब्राह्मण। सेकंड मैं आपको बताती हूँ, क्षत्रिय विभागशः। हाँ, कर्म से उसका विभाग नहीं करो, विभागशः। अब सेकंड मैंने आपको बताया क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या होते हैं? जिनको 100, 200, 500 लोगों को अपने हाथ के नीचे काम कराना है। वो ताकत चाहिए, मतलब फिजिकल भी और मेंटल भी। पहला हमने देखा मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, पर सेकंड क्लास क्या आ गया? फिजिकल प्लस मेंटल। राजा है, राजा को क्या करना होता था? पूरी प्रजा को अच्छे से संभालना होता था, तब उसको अच्छा राजा माना जाता था, उसको लोग चूज़ करते थे। और हाथी इतना इंटेलिजेंट प्राणी है कि समझो बाई चांस वो राजा का कुछ नहीं रहा आगे वंशज, तो वो बराबर उसको वो पर्सन को लाता था ढूंढ के और उसको वो माला गले में डालता था। ऐसे ग्रंथों में रेफरेंस है। हाथी को सबसे क्या माना हुआ है? बुद्धिमान प्राणी माना हुआ है, बराबर इंटेलिजेंट है। इसलिए हम हाथी का स्टैचू अभी घर में रख रहे, क्योंकि हमारे पास हाथी तो रख नहीं सक रहे। पहले तो कितने हाथी है, कितने गाय है, कितने घोड़े हैं, उससे उसका धनवान कितना है वो आदमी को देखा जाता था। पशुधन कितना है उसके पास। गरीब से गरीब आदमी रहा तो कम से कम 10 गाय उसके पास होती थी। उससे मालूम पड़ता था कि वो कितना श्रीमंत है, मतलब कितना रिच है। अभी जैसा नहीं कि कितनी तिजोरियाँ भरा और कितना बैंक बैलेंस भरा। ये हमारी कंसेप्ट थोड़ी अलग है। पहले कंसेप्ट इस टाइप से थी। तो गजशाला है, अश्वशाला है, गौशाला है, ये सब पहले के शब्द है। शाला यानी कि उनको रहने के लिए जगह बनाए वाली। तो इस टाइप से इतने बढ़िया आए वाले। गजशाला हाथियों की शाला, अश्वशाला घोड़े रखने की जगह, गौशाला गाय रखने की जगह। पर अभी क्या है? अभी वो गोडाउन, पार्किंग, वेस्ट रूम मतलब स्टोरेज रूम, जो क्या बोलते हैं क्लस्टर रूम, जहाँ पे बिल्कुल डम स्टोरेज, या ऐसे ऐसे रूम्स नहीं होते थे। एकदम पॉजिटिव तिजोरी का रूम होता था, है ना। पृथ्वीधर जैसा, जिसको विष्णु भगवान ने जैसा धर लिया, उस टाइप से पृथ्वीधर कप्पा, मतलब वहाँ तिजोरी का रूम बनाओ, है ना, पैसे रखो, है ना। कहाँ पे कौन सा काम करना है, इसके रूम दिए वाले हैं ना। ठीक है, चलो पहले का और अभी का थोड़ा मुश्किल है। तो हाथी मैंने आपको ऐसे ही बताया कि इंटेलिजेंट प्राणी है। क्या खाता है? मतलब घास फूस, मतलब शाकाहारी है। तो क्या होना चाहिए? इनडायरेक्टली इंसान को भी क्या होना चाहिए? पर वो समझ होनी चाहिए। वो समझ के लिए अपना गुरु ग्रह स्ट्रांग होना चाहिए। और नहीं है तो खाना ऐसा खाओ कि वो स्ट्रांग बने। कोई देखो जिसका गुरु स्ट्रांग है, फ्रूट्स बहुत खाएगा। आपको क्या भाता है फ्रूट, ड्राई फ्रूट में? नहीं, फिर भी फ्रूट ड्राई फ्रूट में और भी पर्टिकुलर क्या भाता आपको? काजू। हाँ, आपको जैसे पूरे ड्राई फ्रूट आपके सामने रख दिए तो आप कौन सा लोगे? तो भी आपको क्या भाता? अच्छा ठीक है, चलो ये मैं आपको कल बताऊंगी इसका इफेक्ट क्या है ग्रहों का। नहीं, ये तो ग्रहों से नहीं, थोड़ा सा होना चाहिए सस्पेंस। सीरियल भी दूसरे दिन कंटिन्यू होती ना। अच्छा, आपको खाने में आप जैसे थाली दे दिए, आमरस दे दिया, कुरड़ाई दे दी, भजिया दे दिया, पूरी दे दी, हाँ, जल जीरा दे दिया साथ में, और मिठाई दे दी, तो आप क्या खाओगे? पहले मिठाई। बढ़िया। आप क्या खाओगे? आमरस भी है, कुरड़ाई भी, सब कुछ है। हाँ ठीक है। नहीं, स्टार्टिंग में पूछा मैंने, आप क्या लोगे? चलो ठीक है, इसका भी मैं कल बताऊंगी आपको कि आपके कौन से ग्रह स्ट्रांग है। सबको पूछ के आना घर पे कि किसका स्टार्टिंग में वो क्या खाएगा। ऐसे तो अपने को पता ही रहता है, कोई चटनी खाएगा, कोई पापड़ खाएगा, कोई आम बोलेगा, नहीं स्वीट लास्ट में। ठीक है, जो भी जिसका है मुझे कल बताना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको कल दूंगी, ज्योतिष के क्लास में दूंगी कि ग्रह को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, प्रैक्टिकल कैसे ग्रहों को हम लोग और पॉजिटिव बना सकते हैं। हाँ, जरूर नहीं कि हमारी पत्रिका में एकदम हायर लेके आए, लेकिन कर्म से हमको उसको महान बनाना है। समझे ना आप कि कोई आदमी अपने
सिर्फ जाति से नहीं होता, अपने कर्म से महान होता। तो हम पहुँचे थे ब्राह्मण और क्षत्रिय तक। उसके बाद थर्ड वाला है वैश्य कैटेगरी। वैश्य यानी कि बिजनेस, हाँ बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन का क्या होता है, ये सामान लाओ, स्टोर करो, इसका इतना प्रॉफिट कमाओ, इसको इतना सेल करो, और उसको कुछ सोचना है क्या, उसको बाकी कोई लेना देना नहीं है, उसको अपना माल बेचना है और वो भी अच्छे प्रॉफिट में सेल करना है। दिस इज अ थर्ड कैटेगरी, वैश्य कैटेगरी। जो भी इस टाइप से बिजनेस करता है वो उसमें आएगा। एंड लास्ट है शूद्र। क्या होगा उसका प्रोफेशन, मतलब फिजिकल लेबर। शॉर्ट में बोले तो वो रोज़ आज पैसे का काम करेगा तो आज पैसे कमाएगा। वो भले सर्विस क्लास हो सकता, वो भले ही कोई छोटा मोटा ठेला लगाने वाला आदमी हो सकता, वो खेत में काम करने वाला लेबर हो सकता है, कोई मिस्त्री हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि ये लोग टैलेंटेड नहीं, अपना काम नहीं कर रहे, लेकिन मेन उनका प्रोफेशन क्या है कि उनके वर्क से उनको क्या मिल रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। उनका काम करोगे तो पैसा मिलेगा, सही है ना। तो ये उनका काम जो है, जो लेबर मतलब वो जो कर रहे हैं, वो उनको बोलते हैं शूद्र वर्ग। तो हमको हायर में जाना है, ब्राह्मण में, है ना। तो क्या करना है, वो भी सब वापस ज्योतिष से संबंधित है, वो भी मैं आपको कल बताऊंगी कि कैसे हम हमारी क्लास को डेवलप करते हैं। क्योंकि जितना क्लास हायर है उतना हमारा सब कुछ हायर होता है। जैसा वास्तु हायर हो गई, देखो 4 चीज़ें हम लोग लेके आए, बराबर है, मतलब 4 चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, वास्तु, ज्योतिष, पूर्व संचित और अभी के कर्म और अभी की सोच। वास्तु जो हम बनवाते हैं, भले वो कमर्शियल होगी, रेसिडेंशियल, सब हम बनाते हैं, है ना। ज्योतिष हम जो लेके आए पत्रिका, जब हम बर्थ लिया हमने, तो उस टाइम हमारे जो आकाश में कौन से ग्रह तारे कैसे चल रहे थे, उसका जो हमने मैप बनाया, वो हमारा ज्योतिष हम लेके आए। उस टाइम क्या सिचुएशन थी जो आपका जन्म हुआ। थर्ड है पूर्व संचित। अभी 2 ट्विन्स है एग्जाम्पल, तो दोनों के सेम है क्या, भले कभी कभी दिखने में सेम रहेंगे, गुण सेम है क्या, क्यों सेम नहीं है, टाइम तो सेम है उनका, 1 मिनट का ही फ़र्क समझो है ऐसा टेंटेटिवली, तो सेम क्यों नहीं है, क्योंकि उनका पूर्व संचित अलग है ना। उन्होंने पहले जन्म में, बहुत पहले कितने ही जन्म में उन्होंने क्या किया, उसका भी सब रिकॉर्ड होता है, और वो हमारे ऊपर इफेक्ट दिखता है उसका। कोई पर्सन से हमको ज़्यादा लगा होता है, कोई पर्सन से हमको नाराज़ी होती है, ये सब पूर्व संचित है कि हमने उसके साथ क्या किया, है ना, उसका इफेक्ट है, उसने हमारे साथ क्या किया, उसका इफेक्ट है। नहीं तो अभी से छोटा बच्चा है, समझो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके दुश्मन कहाँ से आ गए, तो पहले जन्म का संबंध होता है उसका। तो इस टाइप से पूर्व संचित। और अभी के लास्ट जो है, अभी के कर्म और अभी की सोच, मतलब अभी जो हम लोग वर्क करते हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कैसी सोच रख रहे हैं, ये एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों चीज़ें जो है साथ साथ काम करती है, हमारा वास्तु, ज्योतिष, पूर्व संचित, अभी के कर्म और अभी की सोच। तो वास्तु कुछ हद तक हमारे हाथ में है, ठीक है, हमारी पत्रिका में 4th हाउस स्ट्रांग रहेगा, अच्छे ग्रह रहेंगे, इसलिए हमने अच्छी वास्तु बनाए, लेकिन फिर भी उसके रूल्स फॉलो करना, उसको समझना, सीखना हमारे हाथ में है। हम उस टाइप से रेक्टिफाई भी उसको कर सकते हैं। बाई चांस आपका वाटर टैंक गलत है, अभी ईशान्य में जल तत्व है, ऐसा शॉर्ट में, हाँ, आग्नेय में अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व नैऋत्य में, और वायु तत्व वायव्य में, और जो ब्रह्मस्थान है हमारा वो है आकाश तत्व। इन शॉर्ट बोला मैंने आपको, इसमें थोड़ा डिटेलिंग होता है, और है ना। अभी आपने इम्बैलेंस कर दिया, आपने बाई चांस आग्नेय में वाटर टैंक लगा दिया, आपको पता नहीं था कि ये जल तत्व नहीं है, अग्नि तत्व है, तो इम्बैलेंस कर दिया था आपने, उसको निकाले और वापस से कहाँ लगा दिए, वाटर टैंक ईशान्य में। तो जो कुछ आपके घर में बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, आग्नेय दिशा जो है अपने बच्चों से, है ना, संतति से संबंधित है, वो क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी, मतलब सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाई चांस नैऋत्य में वाटर टैंक लगा दिए, जल तत्व ईशान्य में चाहिए था, आपने अपोजिट में लगा दिए, तो घर में क्या हो जाता है, नैऋत्य में व्याधि भयम, कुछ ना कुछ प्रकार के दवाखाने के खर्चे या कुछ ना कुछ प्रकार से तबियत की प्रॉब्लम्स हो जाती है। वो जैसे आपने हटा के ईशान्य में लगा दिए, थोड़े दिन में आपको उसके रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी डिपॉजिट होता है, निगेटिव चार्ज भी डिपॉजिट होता है। जनरली 21 डेज लगते हैं, पहले का मतलब न्यूट्रल हो जाता है जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव, और नया डेवलप होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 3 वीक्स या 21 डेज का थोड़ा टाइम देना चाहिए, कि समझो पहले की निगेटिविटी है तो थोड़ी बैलेंस कम हो जाएगी, बिल्कुल न्यूट्रल, और अभी जो पॉजिटिव डेवलप हो रही है वो अच्छी होगी। अब आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, बीमार पड़ने का चांस कम होता है, पर आप पहले ही दिन जाओगे तो एक्सरसाइज का इफेक्ट दिखेगा क्या, तूप खाल्ला की रूप येत नाही म्हणजे तुरंत येत नाही असं लगेच, है ना। त्याचे म्हणून काय करावं लागणार, एक्सरसाइज करते हो तो क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी ना, कंटिन्यूएशन, कंसिस्टेंसी काम की, जब आपको उसके इफेक्ट दिखेंगे। तो इस टाइप से वास्तु में भी जो भी कुछ करते हो, रेमेडीज़ बोल तो स्टार्टिंग से ही वास्तु सही बनानी चाहिए, पर बाई चांस आपने नहीं बनाए, कोई फॉल्ट है और आपने रेक्टिफाई किए, तो 3 वीक्स में आपको उसके इफेक्ट जो है बिल्कुल सिग्निफिकेंटली दिखते। सो इसलिए वास्तु साइंस इज़ अ
रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस। अब ज्योतिष की पत्रिका है तो मैं आपका ये ग्रह उठा के यहाँ नहीं डाल सकती। बहुत लोगों को लगता है ऐसे कोई जादू हो जाएगा, ज्योतिषी के पास गए कि सब लोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बन जाएंगे ऐसे नहीं होता है। अपना चार्ट फिक्स है, कोई ग्रह उठा के डाल सकता है क्या किधर? जैसे मैंने वास्तु में बताया, वाटर टैंक हटा दो, यहाँ डाल दो वो अपना बनाया हुआ है इसके पास। तो ज्योतिष में सिर्फ हम लोग कुछ उपाय थोड़े बहुत उसको पावर बढ़ा सकते हैं। जैसे आम का पेड़ लगाया तो हमेशा आम ही आएंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। इतना तो आप समझते हो ना। बीज कुंडली, लग्न कुंडली, जो भी जन्म पत्रिका आप लेके आए वो बीज कुंडली होती है। बीज आपने डाला हुआ है तो आम का पेड़ लगाए तो आम ही आएंगे, लेकिन आप सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, बाकी आपके व्यवहार से। जैसा आपका व्यवहार होगा, जब आप समझोगे कि ग्रह प्रैक्टिकली इतना हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं, वैसा व्यवहार होता है, तो जब आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं समझ के, ऑटोमेटिकली नहीं। मम्मी ने कितना भी बोला ऐसा कर ले, तो बच्चे जल्दी नहीं करते। बचपन में करते क्योंकि लॉजिक ब्रेन ओपन नहीं रहता, लेकिन बड़े हो जाओ यंग एज में, हाँ, तो नहीं करेंगे। समझो मम्मी ने बोला कि क्लास कर लो, तो ठीक है, क्यों तो पूछेंगे, पण जबरदस्ती एक दिन आएंगे, उसके बाद आएंगे क्या? मला तर तिथं जमलंच नाही, मी नाही जाणार। पण अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आएंगे। हाँ, फिर भले ही मम्मी बोले कि नहीं नंतर करणे नाही, मला तर आत्ताच जायचंय मतलब एक बार भले आप क्या करोगे, कोई चीज़ को टेस्ट करोगे, लेकिन दूसरी बार आप वो चीज़ नहीं करोगे जब तक आपको मन से वो पसंद नहीं आएगी, है ना। इसके लिए सबसे मेन क्या होता है कि वो चीज़ में आपको समझ आनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, फिर आप उसको बिल्कुल कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको एक्सपीरियंस इसका बताया, एक्सरसाइज का, रोज़ एक्सरसाइज करोगे तो इफेक्ट दिखेंगे। वैसे वास्तु में भी रोज़ पॉजिटिविटी करोगे, रोज़ सही रहोगे, तो आपकी ऊर्जा वास्तु पे इफेक्ट करेगी और वास्तु की ऊर्जा आपके ऊपर इफेक्ट करेगी। फिर उसका इफेक्ट आपको दिखेगा थोड़े दिन के बाद कि हाँ, घर में एकदम कैसा है, पॉजिटिविटी है, सब कुछ सही हो रहा है, सब व्यवस्थित हो रहा है, मेरी बात सब लोग मान रहे हैं। सही तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको, जो चाहिए एक्चुअल आइडियल थिंग इज़ व्हाट, कि बोलना ही नहीं चाहिए। आपको जो सही लगता, समझो मम्मी पापा वेल विशर है, उनको जो लगता हो बच्चों ने क्या करना चाहिए, ऑटोमेटिक करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं सुन रहे तो समझना आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आपकी एनर्जी बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो आप सोचोगे सबके लिए अच्छा सोचोगे तो कैसे होगा, अपने आप होगा। और इतने पे नहीं होगा तो एक बार बोल के होगा। पहले लोग एक पार्टी थे, मतलब एक बार पढ़ते थे तो ध्यान रहता था उनको, फिर 2 पार्टी आ गए, 2 बार पढ़ने से ध्यान रहने लग गया। लिखना तो था ही नहीं पहले, सिर्फ संस्कृत के श्लोक, वो भी एक बार गुरु ने बोल दिए, शिष्य ने सुन के लर्न कर लिए, समझ भी लिए, उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिए। ऐसे लोग थे अपने यहाँ पे। स्वामी विवेकानंद भी कोई दूर के नहीं है, ये भी ऐसे थे। 3 दिन में उन्होंने कितने 1100 कितने बुक्स पढ़ लिए थे। ऐसे तो 5000 बुक्स के ऊपर उनका वो आता कि मतलब लर्न थे उनको, पेज नंबर तक लर्न थे उनको सब कुछ। तो ये तो दूर के नहीं है ना, भले पहले का थोड़ा लगता होगा कि दूर का है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ होती थी क्योंकि खान पान सही होता था, वास्तु एकदम सही होती थी। आप कोई भी पहले के घर में चले जाओ, मैंने आपको बताया चौक पद्धति, बीच में का सेंटर आकाश तत्व खुला होता था और सब काम बीच में बैठ के किया जाता था। मेन जो भी घर के मेन काम है, मांगलिक काम है, छोटे मोटे काम है, बीच में आंगन में बैठ के किए जाते थे। आंगन बाहर नहीं होता था। अभी जैसा हम लोग साइड मार्जिन छोड़ते हैं ना और आंगन सामने लेते फ्रंट में, वैसा नहीं होता था। चौक घर में, आंगन घर में होता था, वहाँ काम होता था। कोई पैलेस में चले जाओ, सब में बीच में आपको खुला मिलेगा। अच्छा, कोई मंदिर में चले जाओ, क्या रहता है, थोड़ा सोचो मंदिर में कैसा रहता है कंस्ट्रक्शन। कोई पुराने मंदिर की बात कर रही हूँ मैं, कॉलोनी के छोटे मोटे मंदिर की नहीं। बीच में गाभारा, हाँ, और साइड से क्या रहता है, प्रदक्षिणा की जगह छोड़ी हुई रहती है। मतलब मंदिर हमेशा बीचों बीच कंस्ट्रक्ट होता था, उसका गाभारा बीच में होता था, उसकी एनर्जी वही डिपॉजिट होती थी ताकि वो सबको दे, बराबर है ना। और हमारे घर में एनर्जी सर्कुलेट करना है सबको, बीच में का पोर्शन खुला होता था। लेकिन वहाँ क्या होता था, मंदिर में, मंदिर का कंस्ट्रक्शन ही बीच में होता है और बाकी आउटसाइड मार्जिन क्या होती है, खुली होती है प्रदक्षिणाक्रम के लिए। इसके लिए मंदिर का और घर का थोड़ा सा चेंज होता है। वहाँ एनर्जी हमको लेने जाना है, घर में हमको एनर्जी चाहिए, हमारे लिए क्या करना है उसको सेफली। तो वहाँ के और यहाँ के रूल्स थोड़े चेंज रहेंगे। इन शॉर्ट आपको लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। फिर आप वीडियो तो देख ही सकते हो ब्रह्मस्थान का, मैंने आपको बताया अभी, है ना। वास्तु गैलेक्सी चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो और क्या करो, ब्रह्मस्थान का और डिटेल वीडियो जो है टेक्निकली आप उसमें जाके थोड़ा सर्च करो। हाँ, फिर बाद में और कंटिन्यूएशन में जो है क्लास में हम लोग पूरे इसमें डिटेलिंग देखेंगे, सीखेंगे कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अभी फ्लैट संस्कृति है, लोग बोलते हैं कि यहाँ क्या देखें, हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं। मेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट, की डायरेक्शन एग्जैक्ट होनी चाहिए। ये तो आप देख सकते हो कि वहाँ ट्रू नॉर्थ होना चाहिए।
और सेकंडली नॉर्थ एंड ईस्ट शुड हैव प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन। पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में एकदम अच्छी लाइट, मतलब अच्छी विंडोज़, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। ये दो बातें कम से कम आप देख सकते हो कि नहीं? कहीं भी जाओ, मेट्रो सिटी में, फॉरेन में, कहीं भी चले जाओ, है ना, वास्तु संपत्ति सर्व संपत्ति मूलम, और बेसिक रूल्स है, कहीं भी पूरी जगह इम्प्लीमेंट होते। अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंग है टावर 2 नाम की, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वो भी वास्तु से बनाई है, उसमें ब्रह्मस्थान खुला है, महर्षि महेश योगी के अंडर में डिज़ाइन हुई है। अभी आप तो ये सब लोग सर्च कर सकते हो, ब्रह्मस्थान का इतना इम्पैक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। तो इतना तो आप देख सकते हो ना कि पूर्व उत्तर खुला है और डायरेक्शन कैसी है, एग्जैक्ट है। अभी इससे क्या होगा कि जो मॉर्निंग की सनलाइट है वो हमको मैक्सिमम मिलेगी, और जो आफ्टरनून की, दोपहर के बाद की जो हीट है, वहाँ की जो ऊर्जा है वो थोड़ी कम आएगी घर में। और इधर का वेंटिलेशन कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा नॉर्थ और ईस्ट का, मतलब पूर्व उत्तर से जो है एकदम शुभ ऊर्जा हमेशा आती है। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग चाहिए, खिड़की दरवाजे ऐसा प्रॉपर चाहिए, और दिशा एग्जैक्ट चाहिए। बाकी का हम लोग कर लेंगे, वास्तु वाले को सौंप दो कि हमारा फ्लैट ऐसा है, इसको रेक्टिफाई कर दो, उतना हम कर देंगे आपको। 70-80% तो 100% एनर्जी वहाँ की इम्प्रूव हो सकती है, मतलब अच्छे से आपको मिल सकती है। पहले जो एनर्जी थी और अब जो एनर्जी है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। वो भी हम हमारे आने वाले सेशन में देखने वाले डाउजिंग की एनर्जी कैसे चेक करोगे, वो हम लोग सीखेंगे डाउजिंग में, कि अभी एनर्जी कैसी है, फिर वास्तु के जो इफेक्ट्स आपने किए उसके बाद आपकी एनर्जी कितनी इंप्रूव हुई। 1 महीने बाद फिर से चेंज करोगे तो उसकी एनर्जी आपको चेक होगी। तो डाउजिंग टेक्निक में हम लोग वो सब सीखेंगे, है ना। तो ईस्ट और नॉर्थ का सबसे ज़्यादा महत्व है कि पूर्व उत्तर में ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन होना चाहिए और दिशा एकदम करेक्ट होनी चाहिए। फिर घर में जो है नेचुरल एयर, मतलब कोई भी वास्तु रहो, मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि कमर्शियल में, सिर्फ घर के लिए पर्सनल अपनी मत देखो बिल्डिंग, है ना। वास्तु कोई भी रहो, कमर्शियल, कोई भी ऑफिस, कहीं भी नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट होनी चाहिए। दिन में लाइट लगाने का काम कम पड़ना चाहिए, सीधा सीधा, और रात में सिर्फ लाइट वहाँ पे होनी चाहिए। तो फिर वहाँ पे एकदम पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और पूर्व उत्तर दिशा का महत्वपूर्ण प्रकाश हमको मिलना चाहिए। ये सिर्फ लाइट नहीं है, बहुत प्रकार की एनर्जी है। अगर आप इसको साइंटिफिक भाषा में बोलो तो कॉस्मिक एनर्जी एंड रेडिएटिंग एनर्जी। ब्रह्मस्थान में भी वही एनर्जी होती है, इसलिए इसका इतना महत्व है इस एनर्जी का। अब ये कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको और एक कंसेप्ट बताती हूँ, इसको रिलेट करती हूँ। हाँ, जो हमारा शरीर है, मनुष्य का जो मानवीय शरीर है वो कैसा होता है, हेड टू फुट एंड हैंड स्ट्रेच। अभी आप ऐसा करो और इसकी लेंथ कैलकुलेट करो और इसकी लेंथ कैलकुलेट करो हाइट, तो क्या आएगी, एग्जैक्ट स्क्वायर इक्वल। लेंथ जितनी उतनी हमारी क्या होती है, विड्थ। हाँ, नाभिस्थान हमारा कैसा होता है, सेंटर से थोड़ा नीचे होता है नाभिस्थान, है ना। अब इसके ऊपर हमारी पूरी पॉजिटिव एनर्जी होती है। हमारा माइंड वगैरह जहाँ से हम लोग डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, वो कहाँ होता है, यहाँ। और नीचे जो होती है निगेटिव एनर्जी होती है, जो हमारा जो भी डिस्पोजल बोलो या हमारा मतलब पाव वगैरह दिए चलना है, ये सब काम नीचे होता है। और ऊपर क्या काम होता है, हमारा जो मेन काम है वो हम सब कहाँ करते हैं, है ना, नाभि स्थान से ऊपर। तो वास्तु में भी नाभि स्थान से ऊपर पूर्व उत्तर दिशा होती है, नाभि स्थान से नीचे पश्चिम और दक्षिण दिशा होती है। उसका काम अलग है, रेस्ट का है, डिस्पोजल का है, और इसका काम क्या है, चार्जिंग का है। मतलब नॉर्थ ईस्ट का काम चार्जिंग का है और नॉर्थ साउथ वेस्ट का चार्जिंग डिस्चार्जिंग का है। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं, इसको आप देख सकते। क्या डायग्राम है, डायगोनली क्रॉस किया है। ये नॉर्थ और ईस्ट, इसको क्या किया है, पॉजिटिव, और साउथ और वेस्ट को क्या किया है, निगेटिव। तो जो भी आपके चार्जिंग वाले काम हैं, जो भी आपकी स्टडीज़ है, हॉल है, मतलब जहाँ आप बैठ के कुछ प्रॉपर डिसीजन लेते हो, रसोई है, ये सब कहाँ आने चाहिए, चार्जिंग। हाँ, इसमें वास्तु का 50% आ जाता है। मैंने कितना इजी कर दिया आप लोगों के लिए, सही है ना। वास्तु के सभी रूल्स किस में ला लिए, छोटे से बॉक्स में, सिर्फ क्या कर दिया, उसको पॉजिटिव निगेटिव में शिफ्ट कर दी, बता दिया, प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर दिया। तो पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव काम यानी कि चार्जिंग वाले काम, निगेटिव जोन में निगेटिव काम यानी कि डिस्चार्जिंग वाले काम। इतना भी आप समझ लो, कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल दोनों के लिए यही रूल है। कमर्शियल में आप समझते हो कि जहाँ मेन जो मैनेजर है उसको बैठना है, या जो मेन एमडी वगैरह वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है उनको बैठना है, मेन उनका स्टाफ है उनको बैठना है, और जो बाकी का रेस्ट ऑफ द काम है वो कहाँ करना है आपको, डिस्चार्जिंग वाले एरिया में। और चार्जिंग वाले एरिया में आपको क्या करना है, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट काम है। जो आर्य चाणक्य, जो फेमस पर्सनालिटी आप सभी को मालूम है ना, कौटिल्य जिनको बोला जाता है आर्य चाणक्य, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में लिखा है की वास्तु की विचार करण्याची जागा म्हणजे जहाँ आपको डिसीजन लेना है वो वाली प्लेस है नॉर्थ ईस्ट।
यानी कि ईशान्य कॉर्नर। और वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये वाला जो डायग्राम है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी डायग्राम लगा हुआ है वास्तु पुरुष का। जो हेड पोजीशन होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट में और बाकी का उसका पोर्शन होता है साउथ वेस्ट में। तो जो काम करने की जगह है वो कहाँ आएगी, विचार करने की, काम करने की, जो भी आपकी चार्जिंग वाला जो जोन है स्टडीज़ का, वो सब कहाँ आएगा, नॉर्थ ईस्ट में। और बाकी का जो डिस्पोजेबल है, रेस्ट ऑफ द वर्क है, वो सब कहाँ करना है आपको, साउथ वेस्ट में, साउथ और वेस्ट में या साउथ वेस्ट में। क्योंकि आपको सोना भी है, 8 घंटे रेस्ट भी चाहिए आपको। फिर से देखो वास्तु ऐसी होनी चाहिए कि घर से बाहर निकलते हो तो काम करने की ऊर्जा मिले और वापस जब घर पे आते हो तो वो रेस्ट मिले, ऐसी वास्तु होनी चाहिए। घर से बाहर जाते ही काम करने की ऊर्जा मिले और जैसे घर के अंदर आते हैं तो वो आपको रेस्ट मिले, मतलब सुकून मिले, आप उस चीज़ को उपभोग ले सको। इस टाइप की पॉजिटिव वास्तु होनी चाहिए। इसके लिए पर्सन की एनर्जी भी फैक्ट करती है, मैटर करती है। घर पे जाते ही चिड़चिड़ शुरू कर दो तो क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रिक्ट रूल बता दो, मेरे आते ही ये सीरियल नहीं देखनी चाहिए, ये टीवी नहीं लगाएगा, ये ऐसा नहीं करेगा, ये मोबाइल नहीं देखेगा, तो क्या हो जाएगा, आप आते ही सब क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, चिड़चिड़ करेंगे। हाँ, और आप घर पे जाते ही एकदम अच्छे मन से प्रसन्नता से जाओ, कोई फ्रूट साथ में लेके जाओ या कोई और भी चीज़ जो जैसे आप बात कर रहे थे फ्लावर या कोई भी ऐसे पॉजिटिव थिंग्स आपके साथ कैरी करो तो क्या लगेगा, आप खुद अच्छे से जाओ, फ्रेश स्माइलिंग फेस से जाओ तो क्या लगेगा, सब आपका वेट करेंगे। सही है ना। तो ये रूल्स हमारे लाइफ के लिए यूज़ करो। लाइफ डिज़ाइनिंग सेमिनार इज़ फॉर वास्तु तो है, लेकिन उसका कंसेप्ट आप आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि उसको रिलेट करो, वो चीज़ को समझो, यूज़ करो कि आप जैसे कहीं भी जाते हो तो स्माइलिंग फेस से सबसे एकदम अच्छे से अगर आप बात करो, मिलजुल के रहो, अच्छे से काम करो। उसकी भी कोई ठीक है प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करो। डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम, फोकस ओनली ऑन सोल्यूशन। तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा और आप जितना प्रॉब्लम पे फोकस करेगा वो उतना बढ़ेगा। दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मे बी यू नो वेरी वेल कि प्रॉब्लम को मत वो लेके बैठो, सॉर्ट आउट करो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिविटी। और आप जितने पॉजिटिव होगे उतनी पॉजिटिव चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट करेगी, उतनी आपके पास आएंगी। और आप निगेटिव रहेंगे तो निगेटिव चीज़ें आएंगी। अब किसी ने आपके साथ झगड़ा किया तो उसको दोष मत दो, उसका नेचर झगड़ालू नहीं है, आपका है, आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। हाँ, आपने क्यों जवाब दिया, किसी ने कचरा लाके फेंका तो एक्सेप्ट थोड़ी करते, तो बाकी भी मत एक्सेप्ट करो ना। कचरा जैसे रोज खाली करते हो जाके, डस्टबिन रोज खाली करते हो, वैसा माइंड का भी कोई निगेटिविटी है तो उसको रोज जाके खाली करो। कोई भी ऐसी जगह ढूंढो आपको जहाँ जाना है और वहाँ जाके खाली करो। मतलब इन जनरल मैंने बोला, भले आप पेपर पे लिख के वॉश आउट करो, कुछ भी करो, उसके बहुत सारे तरीके हैं। स्क्रैच करो जैसा हम रब करते, एक प्रकार से उसको रब करो और फिर उसके बाद जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें उसको लेके चलो तो आपका जो लाइफ सेट होगा, है ना। उसके बाद आपकी अच्छी चीज़ें आपके पास आती जाएंगी और उसके पास बराबर आपकी लाइफ और आगे अच्छे ग्राफ में जाएंगी। कोई भी मुझे पूछता है घर बनाना है, आप देखो मैं वहाँ की एनर्जी चेक करती हूँ तो मैं इसको वही कहती हूँ कि सिर्फ फाइनेंशियल ग्राफ नहीं होना चाहिए, ऑल ओवर प्रोग्रेस का पूरा ग्राफ कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बराबर है, बच्चों का प्रोग्रेस होना चाहिए, आपको भी फाइनेंशियल अच्छा प्रोग्रेस मिलना चाहिए, घर में हेल्थ वाइज सबको प्रोग्रेस मिलना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ना। और सबकी शादियाँ टाइम पे होनी चाहिए। आजकल का जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन है वो हम कल देखेंगे ज्योतिष में कि क्यों नहीं हो रही है, क्या हो रहा है मैरिज का, लेकिन फिर भी ऐसा सबका प्रॉपर होना चाहिए और अच्छा मिलना चाहिए, है ना। सब लड़कियों को घर ऐसा मिलना चाहिए कि हिंदी गाना याद आ रहा मुझे, मैं कह कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब सीधा सीधा प्रसन्न वातावरण होना चाहिए, जहाँ जाओ वहाँ भी खुशियाँ और जहाँ हो वहाँ भी खुशियाँ, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए वास्तु का संबंध हमारे पर्सन से भी है, जगह से भी है। जगह का भी मैंने आपको बताया, उसका फील गुड फैक्टर होता है। वे उसके और क्या टेक्निक्स होते हैं लैंड सिलेक्शन के, वो हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। मैंने अभी आपको जो थोड़ा था उसका इंट्रोडक्शन दिया अभी। तो आपको अच्छा लगा, वास्तु सीखना चाहिए। जरूर।